हेलो फ्रेंड्स, सरस्वती सर्वोदय चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कक्षा भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी पर आधारित है। इससे पिछली क्लास में हमने महासागरों के क्षेत्रीयकरण का अध्ययन किया था, जिसका पहला आधार था सूर्य के प्रकाश की प्रवेशता के आधार पर महासागरों का मंडलीकरण या क्षेत्रीयकरण। यानी सूर्य का प्रकाश जितनी गहराई तक जाता है, उस आधार पर हमने महासागरों का क्षेत्रीयकरण किया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए महासागरों का जो वर्ग जोनिंग है, उसका दूसरा आधार है जैव पारिस्थितिकी विभाजन के आधार पर महासागरों का क्षेत्रीयकरण। तो महासागरों का क्षेत्रीयकरण जैव पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से दो भागों में किया जाता है। जैव पारिस्थितिकी क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना आवश्यक होगा। तो आइए जानते हैं जैव पारिस्थितिकी क्या है। जैव पारिस्थितिकी जैविक और अजैविक घटकों के अंतःक्रियाओं को कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जैविक घटक किसे कहते हैं। तो जैविक घटक ऐसी चीजें या ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन पाया जाता है, ऐसी वस्तुएं जैविक घटक कहलाती हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, पेड़ पौधे इत्यादि। अजैविक घटक वो होते हैं जिनमें जीवन तो नहीं पाया जाता, परंतु वो जीवन के लिए बहुत ही सर्वोपरि हैं या महत्वपूर्ण हैं। तो यानी जैविक घटक और अजैविक घटकों के आधार पर, या इसे हम कह सकते हैं जैव पारिस्थितिकी विभाजन के आधार पर, महासागरों को हम दो प्रकार में मंडलीकृत करते हैं। पहला महासागरीय तली, या फिर हम इसे नितलस्थ मंडल भी कहते हैं। पहला क्या था? महासागरीय तली या नितलस्थ मंडल। दूसरा सागरीय जल क्षेत्र। आइए चित्र में बताते हैं। अगर हम इस तट के सहारे ये देखें तो ये है नितलस्थ मंडल यानी बेंथिक जोन। बेंथिक जोन। और अगर हम तट के सहारे देखते हैं, बिल्कुल तट के सहारे सागर की गहराई तक जाएं, तो वो क्या है? बेंथिक जोन, महासागरीय तली या नितलस्थ मंडल। और अगर हम यहाँ समुद्र के या महासागर के ऊपर चले गए और यहाँ से सीधा गहराई नापते हैं इधर, और जब इसे मंडलों में बांटते हैं, तो यहाँ जब हम जल क्षेत्र के अनुसार, यहाँ तो हम तट का सहारा ले रहे थे, इस स्थलखंड का सहारा ले रहे थे, लेकिन अगर हम यहाँ पे यानी महासागर में यहाँ जाकर और फिर उसे गहराइयों में बांटते हैं जैव परिस्थिति के अनुसार, तो वो क्या कहलाएगा? महासागरीय जल क्षेत्र। यानी यहाँ तो तली यानी ये जो तट है, इसके सहारे पे हम इसका मंडलीकरण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम खुले जल क्षेत्र में तब इसका क्षेत्रीयकरण कर रहे हैं, मंडलीकरण कर रहे हैं। तो देखिए, सागरीय जल राशियों को जैव पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से सर्वप्रथम दो भागों में बांटते हैं। पहला महासागरीय, दूसरा सागरीय जल क्षेत्र। जैव पारिस्थितिकी विभाजन के आधार पर महासागरीय तली और सागरीय जल क्षेत्र, यानी जो पहला आधार था महासागरीय तली और सागरीय जल क्षेत्र, को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। यानी पहले हम जैव पारिस्थितिकी विभाजन के आधार पर पहले तो महासागर को दो भागों में बांटेंगे, महासागरीय तली या नितलस्थ मंडल और दूसरा महासागरीय जल क्षेत्र। लेकिन आगे चलकर इसे जैव पारिस्थितिकी विभाजन के आधार पर फिर से इन्हें और वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि सागरीय मैदान यानी बेंथिक जोन को हम 5 भागों में बांटेंगे: लिटरल जोन, नेरेटिक जोन, बेसल जोन, एबिसल जोन और हेडल जोन। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। फर्स्ट है लिटरल जोन, सेकंड नेरेटिक जोन, थर्ड बेसल जोन, फोर्थ एबिसल जोन, फिफ्थ हेडल जोन। इसी प्रकार पैलेजिक जोन यानी खुला जल क्षेत्र, सागरीय जल क्षेत्र, इसे हम ईओ पैलेजिक जोन, मीजो पैलेजिक जोन, बैसी पैलेजिक जोन, एबिसो पैलेजिक जोन, हेडल पैलेजिक जोन। एक बार चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। नंबर फर्स्ट ईओ पैलेजिक जोन, नंबर सेकंड मीजो पैलेजिक जोन, नंबर 3 बैथी पैलेजिक जोन, फिर अगला
एबिसोपेलेजिक जोन, फिर हाइड्रोपेलेजिक जोन। यानी शुरू में हमने जैव पारिस्थितिकी के आधार पर महासागर का क्षेत्रीयकरण किया दो भागों में, महासागरीय तली और महासागरीय जल क्षेत्र। फिर उसके बाद पुनः हमने जैव पारिस्थितिकी के अनुसार इनका फिर से विभाजन किया, जिसमें महासागरीय तली यानी निचलस्थ मंडल या हम उसे बेंथिक जोन भी कह सकते हैं, उसे हमने 5 भागों में बांटा, जो कि पहला है लिटरल जोन, दूसरा नेरेटिक जोन, तीसरा बेसिल जोन, फिर चौथा है एबिसो जोन, फिर 5वां है हेडल जोन। इसी प्रकार हमने पेलेजिक जोन यानी सागरीय जल क्षेत्र को बांटा, ईओपेलेजिक जोन, दूसरा मीसोपेलेजिक जोन, फिर तीसरा है बेथीपेलेजिक जोन, फिर चौथा है एबिसोपेलेजिक जोन, इसमें 5वां है हेड्रोपेलेजिक जोन। तो चलिए अब ये जो प्रकार हैं, तो चलिए अब हम बेंथिक जोन के विभिन्न प्रकारों में से उसका पहला प्रकार जो कि है लिटरल जोन, जिसे हिंदी में कहते हैं वेलांचली क्षेत्र, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी अवस्थिति चित्र में देखते हैं। तो सबसे पहले चित्र में समझेंगे कि ये सी लेवल क्या होता है। सी लेवल, तो देखिए सी लेवल क्या है। जब समुद्र में उच्च ज्वार आता है तो जो जल है, समुद्र का जल है, वो काफी बाहर तक आ जाता है। जो स्थल है वहां पे काफी अंदर तक जल आ जाता है। तो और जब निम्न ज्वार आता है तो यही जल काफी पीछे तक रह जाता है। फिर से ध्यान देंगे, समुद्र में जब उच्च ज्वार आता है तो तब जल स्थल खंडों में बहुत ही अंदर की तरफ आ जाता है, और जब निम्न ज्वार आता है तो यही जल काफी पीछे रह जाता है। अब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के समय जल की जो अवस्थिति थी, जल जहां तक आया था उनके बीच के मध्य की जो रेखा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आया था जल, पहले उच्च ज्वार में यहाँ तक आया जल, निम्न ज्वार में यहाँ तक आया जल, फिर इसके बीच की ये बीच का क्षेत्र है, इसके हम बिल्कुल बीच में एक रेखा मान लेते हैं जिसे हम सी लेवल कहते हैं। सी लेवल के आधार पर ही कोई क्षेत्र कितनी ऊंचाई पर है और कितनी गहराई पर है, इसका निर्धारण किया जाता है। आप जब कभी किसी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो वहां पर जो शहर के नाम का एक बैनर लगा होता है, तो वहीं पर नीचे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो यानी वो जो है वो इस समुद्र तल से जो रेखा है इससे कितनी ऊंचाई पर है, यही हमें समुद्र तल बताता है। सी लेवल के अनुसार ही हम किसी क्षेत्र की ऊंचाई यानी किसी पर्वत की ऊंचाई, किसी पहाड़ की ऊंचाई, किसी पठार की ऊंचाई या किसी मैदान की ऊंचाई का निर्धारण करते हैं, या फिर कोई सागर या महासागर कितना गहराई में है इसका निर्धारण भी इसका जो आधार है सी लेवल से ही किया जाता है। तो देखिए लिटरल जोन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो उच्च ज्वार से निम्न ज्वार के मध्य का जो क्षेत्र है वो वेलांचली क्षेत्र कहलाता है। यानी उच्च ज्वार में जहां तक जल जा रहा है और निम्न ज्वार में कहां तक जल जा रहा है, इसके जो बीच का क्षेत्र है, मान लीजिए ये कोई तट है और ये जल है। अब उच्च ज्वार आया तो ये यहाँ तक आ गई, जो जलधारा थी वो यहाँ तक आ गई, और जिस समय निम्न ज्वार आया तो ये यहीं पर रह गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, लिटरल जोन यानी वेलांचली क्षेत्र। आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले इसकी अवस्थिति, सागर तटों पर अवस्थित उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के मध्य का क्षेत्र। जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये क्या है, ये उच्च ज्वार यानी जब उच्च ज्वार में जहां तक सागर की जलधारा गई थी वहां से लेके निम्न ज्वार में जहां तक सागर की जलधारा जाती है उसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, वेलांचली क्षेत्र। विशेषताएं में देखते हैं, यहाँ नदियां अपना स्वच्छ जल विसर्जित करती हैं। जैसे कोई मैदान से, किसी पहाड़ पर्वत से कोई नदी आ रही है, जब वो सागर में अपना जल डालती है तो सबसे शुरू में वो तटों पर तो डालती है अपना जल विसर्जित करती है। तो जो नदियां हैं यहाँ पर अपना स्वच्छ जल विसर्जित करती हैं। यह क्षेत्र उच्च ज्वार के समय जल में डूबा रहता है। तो देखिए जैसे आपको मैंने बताया ये क्षेत्र हो गया मान लो, तो ये जो है जब उच्च ज्वार आया तो ये जल से भर गया, समुद्र का जल यहाँ आ गया,
और जब निम्न ज्वार के समय यह जल से मुक्त हो जाता है। और जब देखो, जब उच्च ज्वार आया था तो यहाँ तक जल आया था, तो ये जो जगह थी, ये क्षेत्र था, ये जल से भर गया था। और जब निम्न ज्वार आया तो बस यहीं तक आया, तो ये जल मुक्त हो गया। अगला पॉइंट, लिटरल जोन में पाई जाने वाली वनस्पतियां। तो देखिए इतनी विविधता है कि जो नदियां हैं वो अपना स्वच्छ जल यानी ताजा या मीठा जल, जो हम पीने में यूज करते हैं वैसा जल, तो नदियां अपना स्वच्छ जल कहाँ पे विसर्जित करती हैं, यहाँ विसर्जित कर रही हैं। उच्च ज्वार आ रहा है तो यहाँ पे समुद्र का खारा जल भी आ रहा है, तो यहाँ दो प्रकार का तो पानी हो गया। तो यहाँ पे वनस्पतियां भी इसी प्रकार से पाई जाएंगी। जो खारे जल में वनस्पतियां उगती हैं उन्हें हेलोफाइट या लवणोद्भिद कहते हैं। इसी प्रकार जो स्वच्छ जल यानी मीठे जल में वनस्पतियां होती हैं उन्हें हाइड्रोफाइट या जलीय पौधा कहते हैं, या जलोद्भिद। देखिए लिटरल जोन में पाई जाने वाली वनस्पतियां कौन कौन सी हैं? एक लवणोद्भिद, एक जलोद्भिद, हेलोफाइट और हाइड्रोफाइट। देखिए जो समुद्र का खारा जल है उसमें कौन सी वनस्पति उगेगी? हेलोफाइट। और जो नदियां अपना स्वच्छ जल विसर्जित कर रही हैं वहां कौन सी वनस्पतियां उगेंगी? हाइड्रोफाइट। अब देखते हैं जंतु, लिटरल जोन में किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे स्वच्छ वो नदियां जो हैं स्वच्छ जल विसर्जित कर रही हैं, और तो यहाँ पे स्वच्छ जल हो गया, और साथ में जो उच्च ज्वार आ रहा है तो उसमें भी जल की काफी मात्रा आ रही है, भले वो खारा जल है लेकिन जंतुओं के लिए वो जल है, तो यहाँ पर जलीय जीव पाए जाएंगे। और जिस टाइम निम्न ज्वार आता है उस टाइम यहाँ पे जल मुक्त हो जाता है यह क्षेत्र, तो यहाँ पे स्थलीय जीव भी पाए जाते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जल में भी रह लेते हैं और स्थल पे भी, जैसे आपने अपने यहाँ देखे होंगे मेंढक, जो जल में भी रह लेते हैं और स्थल पर भी, वे होते हैं उभयचर। तो इसी प्रकार यहाँ पे उभयचर पाए जाते हैं। यहाँ पे जब जल की अवस्थिति होगी जलीय जीव पाए जाएंगे, और जब जल मुक्त क्षेत्र होगा तब यहाँ स्थलीय जीव पाए जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ उभयचर वर्ग के जीव भी पाए जाते हैं। आगे देखिए, यह क्षेत्र महाद्वीपीय तथा सागरीय पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का क्षेत्र है। देखिए अब यहाँ पे ये कोई महाद्वीप का हिस्सा है, यहाँ से जो इधर होगा सब महाद्वीप होगा, ये महासागरीय का क्षेत्र है, तो यहाँ पे कुछ पारितंत्र होगा, यहाँ पे कुछ जीव प्राणी रह रहे होंगे, यहाँ पे वनस्पति वन जंगल वगैरह होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मछलियां होंगी, यहाँ पे कुछ जलीय कुछ पौधे होंगे समुद्र में। तो देखिए ये एक अलग पारितंत्र होगा, वो एक अलग पारितंत्र होगा। ये महाद्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र होगा, वो सागरीय पारितंत्र होगा। तो जहाँ पे दो अलग अलग पारितंत्र मिलते हैं तो वहां पे एक संक्रमणशील क्षेत्र होता है, यानी एक तरफ से स्थलखंड थे, दूसरी तरफ जल है। तो जैसे भी मैंने बताया यहाँ पे उभयचर वर्ग के प्राणी पाए जाते हैं, जो जल में भी निवास कर सकते हैं, जो स्थल में भी निवास कर सकते हैं। तो जब दो अलग अलग प्रकार के पारितंत्र एक जगह मिलते हैं तो वहां का क्षेत्र जो होता है वो संक्रमणशील हो जाता है। वहां पर दोनों पारितंत्रों के मिले जुले प्राणी, जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या हुआ कि एक तरफ महाद्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र था, दूसरी तरफ क्या था? महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। फिर ये जहाँ दोनों आकर मिले वो क्या था? वेलांचली क्षेत्र, जो कि है एक संक्रमणशील क्षेत्र, जिसे हमने एक अलग से नाम दिया हुआ है इकोटोन। तो देखिए जहाँ तटीय क्षेत्रों की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जितने तटीय क्षेत्र होते हैं ना, तो जहाँ पर ये वेलांचली क्षेत्र होते हैं यहाँ पर तटीय क्षेत्रों की सर्वाधिक जैव विविधता यानी जीवों की भर भर के प्रचुर मात्रा में प्रजातियां मिलेंगी। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ आया हो, एक बार रिवाइज कर देते हैं। लिटरल जोन की अवस्थिति सागर तटों पर अवस्थित है, कहाँ से कहाँ तक? उच्च ज्वार से लेकर निम्न ज्वार के मध्य का क्षेत्र होता है। यहाँ पर नदियां अपना स्वच्छ जल विसर्जित करती हैं। उच्च ज्वार के समय यहाँ पर यह क्षेत्र जलमग्न यानी जल से भर जाता है, जल में डूब जाता है। जबकि जब
निम्न ज्वार आता है तो यहाँ पे यह क्षेत्र जल से मुक्त हो जाता है, जल रहित हो जाता है। तो यहाँ पे अब देखेंगे हम यहाँ पे कैसे कौन कौन से वनस्पति पाए जाते हैं। तो यहाँ पे खारे जल में यानी लवणीय जल में उगने वाले पौधे हेलोफाइट, और स्वच्छ या मीठे जल में उगने वाले हाइड्रोफाइट। और जंतुओं में देखें तो यहाँ पे जंतुओं में जलीय जीव और स्थलीय जीव और उभयचर वर्ग के जीव पाए जाते हैं। यहाँ पे महाद्वीपीय पारितंत्र और महासागरीय पारितंत्र एक यहाँ मिल रहे हैं, तो एक संक्रमणशील क्षेत्र है जिसे इकोटोन कहते हैं। चलिए, तो ये हुआ बेंथिक जोन का पहला प्रकार, लिटरल जोन। अगला है नेरेटिक नितलस्थ मंडल यानी महासागरीय तली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेंथिक जोन। उसका दूसरा प्रकार है नेरेटिक जोन, जिसे हिंदी में कहते हैं तरणक मंडल। तो चलिए, सबसे पहले हम इसकी चित्र में अवस्थिति देखते हैं। तो उच्च ज्वार से निम्न ज्वार के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? वेलांचली क्षेत्र। और इसके बाद हम पढ़ रहे हैं नेरेटिक जोन यानी तरणक मंडल। उच्च ज्वार से निम्न ज्वार के मध्य का क्षेत्र लिटरल जोन। और समुद्र तल से, देखिए यहाँ से समुद्र तल, यहाँ हो गया सी लेवल, ये सी लेवल हो गया, ये 0 मीटर पर सी लेवल। तो 0 मीटर यानी सी लेवल से लेकर 200 मीटर तक का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? नेरेटिक जोन या तरणक मंडल। उच्च ज्वार से निम्न ज्वार के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? वेलांचली यानी लिटरल जोन। और समुद्र तल से 200 मीटर के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? तरणक मंडल या नेरेटिक जोन। तो चलिए, अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले इसकी अवस्थिति, समुद्र तल यानी सी लेवल से लेकर 200 मीटर तक, 200 मीटर की गहराई तक क्या पाया जाता है? तरणक मंडल। तट के समीप का जलमंडल, ये क्या है? देखिए, तट है, ये तट है। अब ये तो वो था वेलांचली क्षेत्र, ये तट था। इसके बाद तट, ये हो गया तट वेलांचली क्षेत्र। इसके समीप का, बिल्कुल समीप का जलमंडल कौन सा हो गया? ये हो गया तरणक मंडल। वेलांचली क्षेत्र तो तट हो गया, और उसके बिल्कुल समीप, उसके बिल्कुल पास में सबसे पहले कौन सा जलमंडल आता है? तरणक जल क्षेत्र या तरणक मंडल। तो ये तट के समीप का जलमंडल है। यहाँ पर सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें पाई जाती हैं, जैसे हमने कल भी पढ़ा था। सूर्य की प्रवेशता के आधार पर पहला था प्रकाशित मंडल, दूसरा विसरित मंडल, तीसरा अप्रकाशित मंडल या अंधकार मंडल। तो पहला जो था वो प्रकाशित मंडल था, जो समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई तक था, जहाँ पे सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें पहुंचती थी। उससे अगला था विसरित मंडल, जहाँ पर सूर्य की धुंधली या फिर अप्रत्यक्ष किरणें जाती थी, जिनका जल के, जब सूर्य का प्रकाश या सूर्य की किरणें जब जल में जाती हैं तो जल के कणों पर पड़कर उनका विसरण हो जाता है। तो वहाँ पे फिर विसरित मंडल में कैसा प्रकाश था? विसरित प्रकाश। तो देखिए यहाँ पे कैसा है? सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें, क्योंकि ये प्रकाशित मंडल का भाग है। तो यह सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें आती हैं। जब यहाँ पे सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें आती हैं तो सूर्य की जो किरणें हैं वो जो पादप प्लवक है, शैवाल है, वो सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों में अपना भोजन प्रचुर मात्रा में बनाते हैं। तो जहाँ पे प्रचुर मात्रा में सूर्य की प्रकाश होगा तो वहाँ पर पादप प्लवक भी भरपूर मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और जहाँ पे पादप प्लवक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं तो वहाँ पर अन्य जीव भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि जो पादप प्लवक यानी शैवाल, जिसे इंग्लिश में एल्गी कहते हैं, वो आहार श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी है। यानी जो आहार श्रृंखला है उसकी जो महत्वपूर्ण कड़ी है, जो उसका आधार है, वो क्या है? पादप प्लवक, जिसे शैवाल भी कहते हैं और इंग्लिश में उसे एल्गी भी कहते हैं। तो देखिए, अब जानते हैं हम जो पादप प्लवक है, शैवाल है, वो आहार श्रृंखला की मुख्य कड़ी कैसे है। तो देखिए, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश होगा वहाँ पर पादप प्लवक प्रचुर मात्रा में होंगे। जहाँ पे पादप प्लवक होंगे तो पादप प्लवक एक वनस्पति है, तो उसे खाने के लिए शाकाहारी जीव जरूर जाएंगे। जहाँ पादप प्लवक वहाँ शाकाहारी जीव, और जहाँ पे पादप प्लवक भी है और शाकाहारी जीव भी है,
तो वहाँ पे सर्वाहारी भी जरूर होंगे, क्योंकि सर्वाहारी पादप प्लवक को भी खाएंगे और जो शाकाहारी वर्ग है इसे भी। तो जहाँ पे पादप प्लवक के पास शाकाहारी जीव गए, शाकाहारी जीव के पास सर्वाहारी, तो अब सर्वाहारी और शाकाहारी ये दोनों जीव हो गए। अब इसे खाने के लिए मांसाहारी वर्ग के जीव जरूर आएंगे, क्योंकि उनके दो सोर्स आ गए हैं यहाँ पे, एक शाकाहारी और दूसरा सर्वाहारी। तो उसके उसके भोजन के दो स्रोत हैं यहाँ पर। अब जब यहाँ पे शाकाहारी भी हो गए, सर्वाहारी और मांसाहारी, तो फिर यहाँ पे आएंगे उच्च मांसाहारी। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे कि जहाँ पे पादप प्लवक होंगे वहाँ पे शाकाहारी जरूर जाएंगे, जहाँ शाकाहारी होंगे और पादप प्लवक यानी वनस्पतियाँ होंगी वहाँ पे सर्वाहारी होंगे। सर्वाहारी वो होते हैं जो वनस्पतियों का भी खाते हैं, जो वनस्पतियों को भी खाते हैं और जो जीवों को भी खा लेते हैं। तो जहाँ पे सर्वाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे वहाँ पे मांसाहारी जरूर होंगे, और जहाँ पे ये तीनों होंगे तो वहाँ पे उच्च मांसाहारी जीव भी जरूर पाए जाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, सागरीय जल क्षेत्रों की सर्वाधिक जैव विविधता एवं जैव द्रव्यमान। देखिए, सागरीय जल क्षेत्र यानी जितना सागरीय जल क्षेत्र है ना, जितना सागरीय जल क्षेत्र है इसकी सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? नेरेटिक जोन में, यानी समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पादप प्लवक है और यहाँ पे पादप प्लवक की वजह से सभी प्रकार के जीव हैं, तो यहाँ पे पूरे जल क्षेत्र की सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और देखिए इसमें आगे है जैव द्रव्यमान। तो जैव द्रव्यमान कहते हैं किसी भी जीव के शुष्क भार को, यानी किसी जीव को लीजिए उसे सुखा देंगे, पानी की मात्रा को निकाल दीजिए, फिर जो उसका शुष्क भार बचा है उसे क्या कहते हैं? जैव द्रव्यमान। तो यहाँ पर जैव विविधता यानी जो जीवों की प्रजातियां हैं उनमें भरपूर प्रजातियां मिलती हैं जीवों में और वनस्पतियों में, और यहाँ पर जैव द्रव्यमान भी सर्वाधिक पाया जाता है। और यहाँ पर प्रवाल भित्तियां भी पाई जाती हैं। अगर आपने कोई समुद्र का किसी मूवी में किसी वीडियो में देखा हो तो वहाँ पे कलरफुल वनस्पतियां, कलरफुल प्लांट्स होते हैं, तो वो क्या होती हैं? वो होती हैं प्रवाल भित्तियां। तो यहाँ पर टंडक मंडल में प्रवाल भित्तियां भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, जो कि 60 से 70 मीटर तक की गहराई पर ही पाई जाती हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपका थोड़ा ज्ञान आपको समझ आया हो कुछ, तो हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।